Welcome back. We are discussing the key aspects of the union budget, analyzing its impact and what it means for you, the citizens of India. Joining me now is my colleague Pratibim. Let me also introduce our esteemed panel of guests who will help decode the nuances of this budget. So we have in the studio Mr. Sachin Bhanushali. He's advisor, transport and logistics, FICCI. We also have Sanjeev Jha, CFO, India and director on board Pearsall Kelly, India. Welcome both of you to Sunset TV. Thank you. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस बजट में जी, लेकिन जिस तरीके से टैक्स को लेकर लास्ट में हैमर किया है वित्त मंत्री ने, उसने सबको ओवरशैडो कर दिया है मुझे लग रहा है। आप कैसे देखते हैं सचिन जी इस पूरे बजट को? मेरे ख्याल से इसमें तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो जो पिलर्स दिए हैं इन्होंने इस बजट के एम्फेसिस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। आई थिंक इसमें भारत अभी भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर में जो नई स्कीम्स बताई गई है आज के बजट में, वो एक अहम भूमिका निभाएगी। पर्टिकुलरली कॉटन और ऑयल सीड्स, ये दो एरिया में जो एम्फेसिस दिया गया है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और एरिया अंडर क्रॉप भी बढ़ाना, इसमें मेरे ख्याल से फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा सेल्फ रिलायंस आने की ज़्यादा उम्मीद है इसमें। दूसरा है दी टैक्स रिलीफ विच हैज़ बीन गिवन टू द मिडिल क्लास। आई थिंक हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ मात्रा में टैक्स रिलीफ मिल जाएगा मिडिल क्लास को, लेकिन यदि नए टैक्स कोड के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो दिया गया है उतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू इसमें फर्गो की गई है डायरेक्ट टैक्सेस में, और ये सब पैसा लोगों के हाथ में खर्चा करने के लिए रहेगा। और इसके साथ साथ यदि क्रेडिट अवेलेबिलिटी मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू विथ रिड्यूस लेंडिंग रेट्स यदि अवेलेबल हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इसके कारण डिमांड साइड जो है उसको जो फिलिप मिलने वाला है, उसको जो पुश मिलने वाला है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये कॉइन का दूसरा पार्ट है जिसकी तरफ शायद ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। लग रहा है कि सरकार का बहुत खर्चा हो जाएगा, ख़जाना खाली हो जाएगा, लेकिन सरकार को पता है यही एक क्लास है जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है घूमने फिरने में, पर्यटन में, टूरिज्म में, तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट करना है वो इसी के माध्यम से है। क्या ये बात सही? देखिए ये काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी कि कंजम्पशन के लिए वी शुड रिलीज कैपिटल, स्पेशली इन द मार्केट, सो दैट they can buy more goods and hence there is a demand. So एक ये दो तरीके होते हैं इसको अचीव करने के। या तो आप इनकम बढ़ा दीजिए तो वो ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, या आप टैक्स काट दीजिए। टैक्स में भी या तो आप डायरेक्ट टैक्स काट दीजिए या आप जीएसटी काट दीजिए। सो आई थिंक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ चोजन टू गिव अस द टैक्स बेनिफिट, और या इससे जो भी काफ़ी बूस्ट है, मतलब मार्केट में आप देखिए जितने हमारी एफएमसीजी कंपनीज हैं, दे हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो आई थिंक इससे बूस्ट मिलेगा। जितना कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कंज्यूमर फास्ट मूविंग कंज्यूमर है, ऑटो है, और ऑफ कोर्स जितने हॉस्पिटैलिटी है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इन सब में ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी क्योंकि ये खर्चा मोस्टली मिडिल क्लास वहीं जाके करेगी। तो येस, इट हेल्प्स टू बूस्ट द कंजम्पशन, but may not be very significant honestly, because that's an area of debate, but it's a great boost. I think the messaging is very clear that we want to increase the consumption and vis-a-vis the demand. So I think I agree with you. पशुपति गोपालन जी भी जुड़े हुए हैं वर्चुअली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं पूरे बजट को? Thank you, sir. My primary interest has been on renewable energy, और अगर आप renewable energy में देखेंगे तो पूरा जो बजट है तकरीबन 53%, 50% से ज़्यादा इंक्रीज किया गया है पिछले साल और इस साल में, एक ही साल में। तो दैट शोज गवर्नमेंट का जो फोकस है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, डीकार्बनाइजेशन और एनर्जी सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो उस बजट में सबसे जो बड़ा गेन है वो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का है, जिसमें घर घर में सोलर लग रहे हैं। इंडिया में तकरीबन 8 लाख लग चुके हैं, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1 करोड़
अगले 2 या 3 साल में 1 करोड़ घरों में सोलर लगेगा और उसके वजह से 200-300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर घर के लिए मिलेगी जो उनकी सब्सिडी से आती है। लेकिन इसमें बस एक ही बात है कि गवर्नमेंट को और ध्यान देना पड़ेगा कि ये गरीबों को नहीं पहुंच रहा है। हालांकि लुक्स लाइक द मूड इज एवरी टू प्रेज द गवर्नमेंट, व्हिच आई आल्सो हैव टू डू गिवन द गुड बजट दैट दे हैव गिवन, बट आई थिंक ये सूर्य घर योजना गरीबों के लिए नहीं पहुंच रहा है और उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों के पास छत नहीं होता है और छत में जगह नहीं होती है उनको सोलर पैनल लगाने के लिए। So, तो sir, उसके लिए what is the way forward? The way forward will be what is called virtual net metering. तकरीबन 3-4 साल से ये पॉलिसी बन रही है कि गरीबों के लिए हम प्लांट जो है सोलर का दूर लगा दें, कहीं पर भी 10, 15, 100 किलोमीटर दूर लगा दें और वो इलेक्ट्रिसिटी हम फीड कर देंगे ग्रिड को। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी फीड करते हैं, इट कैन बी एलोकेटेड 2,000, 3,000, 5,000 पुअर पीपल, उनके मीटर को हम डिपॉजिट कर सकते हैं वो एनर्जी। तो उसकी सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बस पॉलिसी की बात है कि सूर्य घर योजना को हम वर्चुअल नेट मीटरिंग एलिजिबल कर देंगे तो इससे बहुत बढ़िया हो सकता है और गरीबों के लिए फायदा होगा। नहीं तो गरीबों के लिए मुश्किल है इस प्रोग्राम से बेनिफिट लेके आना। सचिन जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य घर योजना गरीबों को ही केंद्र में रखकर बनाई गई है कि आप मुफ्त में बिजली भी खर्च कर सकते हैं और जो उससे बिजली जनरेट करेंगे वो आप बेच भी सकते हैं, उससे आपके खाते में पैसे भी आएंगे। लेकिन जो एक दूसरा एस्पेक्ट बताया है इसमें, वो कितना इम्पोर्टेंट? मेरे ख्याल से इसमें नेट मीटरिंग इंडिया में अभी भी जिस मात्रा में आनी चाहिए उस मात्रा में आई नहीं है। और जैसे कि अभी हमारे साथी ने कहा कि अवेलेबल एरिया ऑफ the roof which is available in denser population because of vertical development as well is available to a very limited extent. इसी के साथ में मैं एक और चीज़ में आपका ये लाना चाहूँगा, आकर्षित करना चाहूँगा। तीसरा बात जो मैं कहना चाहता था बजट में, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर लक्ष्य केंद्रित किया गया है। उसमें दोनों एडवांटेजेस है। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये अब यूरोप में भी लोगों ने मान लिया है कि फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करके या तो आप रिन्यूएबल में जा सकते हैं, नहीं तो न्यूक्लियर एनर्जी में जा सकते हैं। और ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो एम्फेसिस दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए जितना दिया जा रहा है उतना ही इतनी अहम भूमिका निभाएगा। मुझे याद आ गया मनमोहन सिंह सरकार में ये न्यूक्लियर एनर्जी में अमेरिका से हम लोगों को कुछ जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था और माना जा रहा था कि हमारी एनर्जी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स उस तरीके से काम नहीं कर पाए। क्या उनको भी फिर से शुरू किया जाएगा, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे बेसिकली अभी 7 जगह पे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन होती है और एक हमेशा उसमें जो कठिनाई मानी जाती है कि लोगों के पास पहुँच के उसका लोगों का बाय इन ले लेना। इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ वी ओवरकम दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, देन वी विल बी एबल टू रैम्प अप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एट द एग्जिस्टिंग लोकेशंस as well as establish new locations, because over a period of time it has been very clearly established that India is in for peaceful use of nuclear energy. I think that is a very big advantage that we have. Right. Mr. Jha, you know, Finance Minister also opens about the nuclear power sector to private players and incentivizes distribution reforms. So what do you have to say on this? See, I think as we are moving forward towards our development goal, you know, in terms of our economy, I think every sector you see we are trying to invite a lot of partnership from the private sector, right? Today, of course, insurance is done completely 100%. So I think it's a step towards that. Even in aerospace, even in defense, there is a lot of initiative now, because I think without PPP, which is public-private partnership, you know, वो आपको वो growth और वो speed नहीं मिलेगी जो you know आपको चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और एक और मैसेजिंग जो इस बजट में मैंने देखी है बहुत क्लियरली, आई थिंक कि देयर इज अ लॉट बीइंग मैसेज्ड इन टर्म्स ऑफ दैट वी वांट टू बी ओपन टू द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड।
and we want to be compliant. We want to be, compliance free, less complicated, ease of doing, in terms of everything. So there is also a lot of messaging that come invest in India, and I think it's one of those areas where we can really do well. Yeah. पशुपति जी, आपने अभी यहाँ पर सूर्य घर योजना की बात की है, उसमें जन भागीदारी तय करने का प्रयास प्रधानमंत्री पहले कर चुके हैं और उसको आगे कह सकते हैं कि उसको विस्तार देने का, उसको एक्सपेंड करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। एक और जो है बिंदु पर ध्यान आकर्षित करवाया सचिन जी ने, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। उसको लेकर वो जन भागीदारी से तो वो चीज़ जो है उस तय नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार के पक्ष में आपको क्या लगता है कि कौन से पार्ट्स पर अभी काम करना बाकी है और वो प्रावधान क्या इस बजट में नजर आते हैं? सर, ये जो नया न्यूक्लियर मिशन अनाउंस किया है बहुत बड़ी बात है। मतलब हम बात कर रहे हैं 8 गीगावाट से 100 गीगावाट न्यूक्लियर को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी या सिलेक्शन जो है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, जिसके लिए सरकार ने इस बजट में 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ का R&D बजट तय किया है, जिसमें 5 या 6 कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और 2033 से पहले वो अपना पायलट सेटअप कर लेंगी। और इसका क्या एडवांटेज है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये छोटे रिएक्टर होते हैं, मान लीजिए 200-300 मेगावाट के, तो लगाने का जगह भी कम होता है और जो तेजी से आप लगा सकते हैं। मतलब आप ये भी सोच सकते हैं कि एक फैक्ट्री में रिएक्टर बन के सेटअप होके डायरेक्टली जाके इंस्टॉल हो सकता है। दुनिया का ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है न्यूक्लियर में। बहुत सारे कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स काफी इंक्रीज होंगे। मतलब दुनिया में आज देखेंगे 450 रिएक्टर्स हैं और इस प्रोग्राम की वजह से काफी बढ़ने वाला है। और इंडिया ने ये अनाउंस करके बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक एडवांस स्टेप लिया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी will become nearly 95%, which will help us in reducing the cost of hydrogen. Hydrogen will become the new oil, and this is a great way to deliver green electricity for making green hydrogen 24/7, which is not possible right now. Right now, you can get to about 60-65%, which reduces the utilization of hydrogen equipment. So this is very good. Although the hydrogen budget itself is very modest, we're dealing with numbers like 300-600 crores. It has increased 100%, but still very small numbers compared to our energy consumption. But this will really boost hydrogen costs in the coming decade. और सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी ये कदम काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। लगातार आम और ख़ास लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं बजट को लेकर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का क्या कहना है बजट को लेकर, एक बार सुन लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 मेजर इंजन बताए और कहा कि सुधार हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे देखते हैं आप आज के बजट को? नहीं, बहुत ठीक कहा आपने, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र जिसका भी आप जिक्र नहीं कर रही, धीरे धीरे हुआ क्योंकि इसका जिक्र विश्वव्यापी होने वाला है, वो है जो न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय है जिसकी कल्पना मुझे लगता है कि 50, 60, 70 वर्ष तक किसी ने नहीं की थी। जिस प्रकार से आज से 4-5 वर्ष पूर्व मोदी जी ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी साहसी निर्णय लेते हुए स्पेस फॉर्म लाई थी और प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन की अनुमति दी गई थी, उसी प्रकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट ला करके, संशोधन ला करके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना और साथ ही साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर सन 2047 तक टारगेट रखना। यानी विश्व को यह भी संदेश गया गया, वो जमाना जाता रहा कि हम उनसे सीख लेते थे, अब हम टारगेट रखते हैं, हम अगुवाई करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए, ये कुछ एक ऐसे निर्णय है जिनकी अभी धीरे धीरे चर्चा होगी, क्योंकि अभी शायद इसका बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं हो, लेकिन ये विश्व भर को चौंका देने वाले हैं। उसके अतिरिक्त जैसे आपने कहा मिडिल क्लास के लिए तो है ही है, आपने किसानों की बात की, फार्मिंग में भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की है, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए जो 10,000 स्कॉलरशिप्स IIT के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इस बजट में संवेदनशीलता भी है, दूरअंदेशी भी है और
निर्णय लेने के साहस भी है। अगला प्रश्न मेरा यही था, वर्ष 2047 तक हम कहते हैं कि हम विजन विकसित भारत की ओर जाने वाले हैं। ऐसे में अगर इस बजट की बात करें तो कितना कारगर बजट और किस तरह से कदम बढ़ाता है उस विजन? जब हम 2047 की बात करते हैं तो ये भी प्रश्न उठना चाहिए विश्लेषण के लिए कि हम उस शिखर पटल पर पहुंचेंगे तो वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा। जैसे हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आए, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर उस शिखर पर, तो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा? वो वैल्यू एडिशन इन्हीं निर्णयों से होगा। जैसे स्पेस इकोनॉमी देखते ही देखते क्वांटम जंप हो गया, हम कहीं नहीं थे, आज 8 बिलियन डॉलर है और 8-10 साल के भीतर हम 5 गुना बढ़कर के 44 बिलियन तक, यही अब दृश्य आपको एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की दुनिया में कृषि को आधुनिकीकरण करना, उसका फिशरीज में भी आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, ग्रीन टेक मिशन। कहने का तात्पर्य ये कि जहाँ से ये वो ऐसे क्षेत्र है जिनकी ओर शायद उतनी तवज्जो नहीं दी गई गत वर्षों में जितने के दी जा सकती थी, और विश्व ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन इन क्षेत्रों की ओर जब आप इनको तलाशेंगे तो ना केवल वैल्यू एडिशन होगा, 2047 की तरफ जाने के लिए एक बल मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ विश्व को ये भी समझ में आएगा कि अब भारत उनसे पीछे नहीं है बल्कि उनकी अगुवाई करने की स्थिति। जब हम नए भारत की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि नवीनता तो जरूरी है, लेकिन हम अपनी प्राचीनता को साथ लेके चलते हैं। बजट में जिक्र है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, यानी हम जब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे तो साथ ही साथ अपनी विरासत को साथ लेकर के चलेंगे, उसको आधार लेकर के और उसको आधुनिक ढंग से, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज को हम जब उसका जब सरमाया इकट्ठा करेंगे तो डिजिटल मींस के थ्रू। Now Union Minister Gajendra Singh Shekhawat has reacted on the budget. Let's listen in. आज वित्त मंत्री ने खास तौर पर एक लाइन कोट की कि कोई भी देश मिट्टी से नहीं बनता, उसके लोगों से बनता है, और लोगों के उत्थान के लिए बात करें तो अन्नदाता पर फोकस किया गया, गरीबों के उत्थान पर फोकस किया गया, युवाओं पर फोकस किया गया। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की डे 1 से जो सरकार की सोच थी, उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही कहते हैं कि देश के लोग मिलकर के देश का निर्माण करते हैं, और हमको अल्टीमेटली अपने देश को विकसित करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आपने देखा सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 साल में सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो इनिशिएटिव लिए, आज 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके नियो मिडिल इनकम ग्रुप में शामिल हुए। देश के मिडिल इनकम ग्रुप जो आज देश का सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, सेगमेंट हो गया, उसको फैसिलिटेट करने के लिए जिस तरह से आज करा जो है टैक्स स्ट्रक्चर में रिबेट दिया गया है, राहत दी गई और बड़ी क्वांटम राहत दी गई, निश्चित रूप से देश में इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करेगा, देश में एक्सपेंडिचर को भी ग्रो करेगा और देश की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। सर, भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम महाकुंभ भी चल रहा है, जिसका आयोजन हो रहा है और देश विदेश से वहाँ लोग आ रहे हैं। संस्कृति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण ये बजट और क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, भारत की संस्कृति में भारत का पुराना ज्ञान वो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसी पांडुलिपियाँ सरकार के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूशंस, इनके साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर के पास में है, जो हजारों साल पुरानी है। कुछ छाल पे लिखी गई हैं पेड़ों की, कुछ भोजपत्र पे लिखी गई हैं, कुछ ताड़पत्र पे लिखी गई हैं, कुछ सिल्क के कपड़े पर लिखी गई हैं, कुछ पन्नों पर लिखी गई हैं। अब समय बीतने के साथ में वो धीरे धीरे जो है वो डिलैपिलेट हो रही थी, वो खराब हो रही थी। उनको कंजर्व करने, उनको डिजिटाइज करके या हमारी बौद्धिक संपदा को विश्व पटल पर ले जाना एक बड़ा सोच था, और माननीय वित्त मंत्री जी ने उसके लिए एक नेशनल मिशन की घोषणा की है। वो निश्चित ही अत्यंत स्वागत के योग्य है। बिहार के उत्थान के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है, नहर परियोजना की बात करें, ग्रीन फील्ड की बात करें। निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में बिहार में वेस्ट कोसी नहर बनाना बहुत लंबा प्रतीक्षित काम था, और प्रधानमंत्री जी ने के आशीर्वाद से आज वो संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। 50,000 हेक्टेयर में खेती करने वाले लाखों किसानों का जीवन निश्चित रूप से उसके कारण से परिवर्तित होगा। मखाना को पूरे विश्व भर में सुपर फूड के रूप में अब मान्यता मिली है, और वो भारत के मखाना उत्पादक किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। उन सबको फैसिलिटेट करने के लिए, इस सेक्टर को और अधिक ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो बोर्ड बनाने की कल्पना की गई, केवल बिहार ही नहीं, मखाना उत्पादक जितना भी क्षेत्र है
उन सब को निश्चित रूप से उन सब किसानों को उचित मूल्य मिल सके और मूल्य संवर्धन के साथ साथ में आने वाले समय में नई तकनीकी के साथ में अधिक उत्पादन कर सकें। इस दृष्टिकोण से ये बजट अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया है, विजन 2047 यानी विकसित भारत का विजन। ऐसे में ये बजट कितना कारगर और कितना अहम कदम? देखिए 2014 में सरकार में आने के साथ में जिस कल्पना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया था, पहले 5 साल के कालखंड में जो कुछ न्यूनताएं वर्षों तक रह गई थी उनको परिपूरित करने के लिए काम किया गया। 2019 से विकसित भारत का एक संकल्प लेकर के देश में अमृत काल में प्रवेश करने के साथ में उस दिशा में काम प्रारंभ हुआ। और ये जो अभी वर्तमान का बजट जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया गया है, ये एक साथ एक लंबी छलांग विकसित भारत बनाने की दिशा में लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में होगा। सचिन जी, मैं शेखावत जी की बातों पर भी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी ने जो कहा कि हम अब अगुवाई करने लगे हैं विश्व की, हम बहुत सालों तक अलग अलग क्षेत्र में दूसरों को फॉलो करते रहे हैं, अब उस स्थिति में आ गए हैं कि हम लीड करने लगे हैं। और लीड करने के लिए क्या एनर्जी को लेकर जो प्रावधान रखे हैं इस बार बजट में वो कारगर हैं क्या? मेरे ख्याल से कई सेक्टर्स है जिसमें भारत एक देश के रूप में, एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में, एज वेल एज स्किल सेट के रूप में लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। और यदि उसमें 2 या 3 एरियाज हम लोग देखें, अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी काम करना जरूरी है, उसमें ना ही सिर्फ भारत सरकार ने उसके ऊपर एम्फेसिस दिया हुआ है, लेकिन ये भी हम मान के चले कि जग भर में जहाँ जहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एफर्ट लगाया जा रहा है उसमें भारतीयों का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो लीडरशिप या अगुवाई करना आगे रह के, इसमें मेरे ख्याल से भारत कभी कम नहीं रहा है। एक ही एरिया में मेरे ख्याल से जिसमें हम लोगों की कमी रही है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और यदि आज के बजट में जो 4 अहम पिलर्स दिखाए गए हैं उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग ये चौथा पिलर दिखाया गया है। और यदि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो या हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें यदि हम लोग अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो हम डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में हम इंटरनेशनल लीडर बन सकते हैं। लेकिन ये सब कहने इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट करनी होगी, इसके लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम लोगों को इंप्रूवमेंट लानी है वो लानी होगी। क्योंकि आज के दिन में भी इंडिया में सप्लाई चेन के जो लीकेजेस है, सप्लाई चेन के जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, बॉटलनेक्स है, उसको हटाना जरूरी है। उसी के कारण हम लोग इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसमें कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। सो कठिनाइयां काफ़ी है, लेकिन कदम सही है। कदम सही है। संजीव जी, अगर बात करें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक नया सेक्टर खोल दिया है पिछले कुछ वर्षों में, जिसमें बहुत बड़े हम आयातक हुआ करते थे, अब हम निर्यातक भी बन गए हैं, वो है डिफेंस सेक्टर। जी देखिए, ऐसा है कि जो हमारा पार्टिसिपेशन है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसको बड़ा करने का एक तरीका है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। और इसलिए आप देखोगे एक एक्सपोर्ट मिशन इस्टेब्लिश किया गया है विद अ वेरी क्लियर टारगेट इन दिस बजट, कि टारगेट भी फिक्स होगा कि हम किस चीज़ में कितना एक्सपोर्ट करेंगे। तो सभी सेक्टर्स में उसका फोकस है। ऑब्वियसली स्पेस और इवन एरोस्पेस, इवन डिफेंस, इन सब में हमारा, क्योंकि अब हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निक से हम अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें बना पा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडोनेशिया के जब प्रेसिडेंट आए थे एज ए गेस्ट, तो इंडोनेशिया ने डील की है डिफेंस की हमारे साथ। सो काफ़ी लोग हमारे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अस कि इफ वी कैन एक्सपोर्ट टू देम। सो डिफेंस इज़ वन ऑफ द एरियाज, बट द मैसेजिंग आई थिंक इन दिस बजट इज़ दैट we should focus on exports. We should become the leaders in the export for the whole world, so that जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे सप्लाई चेन में हमको प्रॉब्लम्स है आज की डेट में, तो वो आई थिंक कमी पूरी करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। जैसे हम टॉयज़ के लिए ग्लोबल हब बनाना चाह रहे हैं, और सेमीकंडक्टर के लिए हमने ऑलरेडी इस पर बहुत काम हो रहा है। आप देखोगे आईफोन जो है 30% अब इंडिया में ही बन रहा है। तो ये सब इट्स ऑल टुवर्ड्स दैट। आई थिंक विल हैव मोर टू सी। डायरेक्शन बहुत मैच्योर और बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया जा रहा है। पशुपति जी, हमने देखा कि कल ही अश्विनी वैष्णव जी का एआई को लेकर एक बड़ा बयान आया था। बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि
चीन के एक स्टार्टअप ने बहुत कम लागत में AI का एक कारनामा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़कर हम जो है विश्व को चकाचौंध कर देंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं। वो करने के लिए जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए, क्या वो बजट में उसका प्रावधान रखा है इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने? पशुपति जी, आवाज आ रही है? Sorry, sir. I think I missed the question. So, मैंने स्पेसिफिकली ऐसे कुछ देखा नहीं है, लेकिन ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है और इंडिया को भी नेशनली ऐसे कुछ करना पड़ेगा। मैंने ठीक से मेरा फोकस एनर्जी में है, तो मैंने AI के बारे में देखा नहीं है। नहीं, अगर एनर्जी की भी बात कर ले, जिस तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी वजह यह भी है कि जिस तरीके से वैश्विक पटल पर तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, वातावरण जो है बहुत टेंस है, उसको देखते हुए भी हर क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर होना बेहद आवश्यक है और आत्मनिर्भर बनने की और ही कहीं ना कहीं इस बार का वित्त बजट है। बिल्कुल, ये एक एनर्जी कंजम्पशन अगर आप देखेंगे, जो कंप्यूटिंग पावर है जिसमें AI रन करती है और कंप्यूटर्स, ये सबसे बड़ा ग्रोथ है और इंडिया में बहुत होने वाला है आने वाले सालों में। तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है और इसमें अगर आप देखेंगे क्लियरली, जो जितेंद्र जी बोल रहे थे पहले, द नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इज अ revolutionary announcement for today. Really very big announcement. Just like last year the Prime Minister had announced Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana, and even today it has been increased, 80% allocation has been increased, almost doubled. But ये जो 100 gigawatt का इंडिया ने डिसाइड किया है, by 2047 विकसित भारत तक हम लेके आएंगे, बहुत बड़ी चीज है। That gives us the ability to become self-sustainable and improve our energy security, so that we can meet the demands of new technology like AI and the computing power. So energy में बहुत ध्यान दिया है फ्यूचर को रख के। Right. Mr. Bhanushali, Finance Minister said that the government will support domestic manufacturing capacity and sectors will be identified with the objective criteria. But one thing I would like to ask, because we have been before the budget we have been hearing this term consumption. So with consumption being a key driver of India's GDP, we have witnessed a downturn lately. So what factors contributed to this and what measures can help revive demand? Okay, so I think there are a couple of things. One is that there has been an international headwinds as far as consumption is concerned. We don't see great things happening internationally. It also has an impact on Indian consumption. Secondly, that over a period of time, both because of inflation, which results into erosion in the purchasing power value of money, as well as the conditions that prevail in India, over a period of last 3 to 4 quarters, we have seen a little bit of softness. I won't say reduction, but softness in consumption. And India's strength is consumption. You have the largest population, almost 150 crore population, which has to be supported by India. Of course, there are many people who have not been touched as far as development is concerned. They are still on the periphery, etc. However, going forward, the rest of the world is looking at us as a potential market. And if we ourselves don't kind of harness the market potential of our own population, I don't think we are going to achieve whatever we want to achieve. In that regard, I think domestic consumption is going to result into domestic consumption-led investment. The virtuous cycle of infrastructure spent by government has already come to a point where we roughly get a 1:1, 1:1.3, 1:1.4 magnification as far as investment of government in infrastructure is concerned. And I am sure it will continue the way we have seen the sectoral allocation which has been done. Particularly in railways, we have seen that we are not only increasing our gross budgetary support to railways, but over a period of time, we have maintained it at the same level. This year also, I think about 265,000 crore rupees are allocated, whereas road is now 172,000 crore rupees. So going forward, emphasis on
rebuilding consumption, and consumption के लिए दो ही चीजें हैं, that there has to be more purchasing power in the hands of people and there has to be credit availability. So by doing let's say giving up 1 lakh crore rupees by way of direct tax revenue by the fiscal side of it, and by having an appropriate measure from the monetary side of it, wherein I think I'm sure we will see some amount of softening of interest rates in the next monetary policy statement, which will come from Reserve Bank of India. We will be able to create an environment wherein domestic consumption-led growth can be brought back into India. The rest of the world may not develop, but India has no reason to complain on that count, because we have enough number of people, enough number of skilled people, we have enough production capability available, and we have land. And from that point of view, I think the steps which have been taken, if supported necessarily by the credit policy, the monetary policy, I am sure we will definitely move in that direction. अगर बात करें एमएसएमई, एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं आज के बजट में हुई है। एक तो है ये वर्गीकरण में जो बदलाव हुआ है, क्लासिफिकेशन में जो चेंजेस आए हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, और सीधा जो लोन गारंटी है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ और 20 करोड़ तक जो है आपको लोन मिल पाएगा सीधे तौर पर। ये कितना बड़ा कदम है? सी आई थिंक एमएसएमई एक मेजर टॉपिक रहा है आज के बजट का। अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है कि जो क्राइटेरिया है टर्नओवर का, देयर आर 2 क्राइटेरियाज टू क्लासीफाई एज एमएसएमई, वो डबल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब एमएसएमई में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्रेडिट गारंटी को 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी गई है। और आई थिंक ये सब अनाउंस करने से पहले अगर आप एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन देखेंगे वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। जैसे कि दे कंट्रीब्यूट 46% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव 7 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड इन एमएसएमई, देयर आर टोटल 1 करोड़ एमएसएमईज इन द कंट्री, and they have 26% share in the export in manufacturing. So I think keeping all this in mind, and even in developed economy, you will see that the MSMEs are many more stronger. I heard in the earlier panel also, MSME segment is generally the backbone of the country. So I think focus बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और जितना किया जाए MSME के लिए उतना कम है। बट इस बजट में ऑब्वियसली फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए या डिमांड क्रिएशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए एमएसएमई को अगर हम टारगेट करेंगे तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसमें हमें काफ़ी अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। पशुपति जी, ये सोलर पैनल जो है वो ज़्यादातर हम लोग इंपोर्ट किया करते हैं और काफ़ी महंगे पड़ते हैं, इसलिए सोलर एनर्जी उतनी वाइबल नहीं हो पाई है भारत में। मेरी बात हुई थी एमएसएमई से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों से अलग अलग कार्यक्रमों में। उन्होंने कहा था कि हमें फ्री हैंड दिया जाए सरकार की तरफ से और हमें कुछ थोड़ी सी रियायतें दी जाएं तो हम वो कंपोनेंट भारत में बना सकते हैं। तो क्या उस और ये कदम मानते हैं जिस तरीके की घोषणाएं की गई हैं, ऋण गारंटी जो है वो डबल कर दी गई है, उसको वर्गीकरण जो है उसमें बदलाव के संकेत दिए सरकार ने? पशुपति जी आवाज सुन रहे हैं? लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो गए। मैं आपसे जानना चाहूंगा सचिन जी, सॉरी, ये इस सवाल का जवाब आप सोलर एनर्जी को लेकर। सोलर, ये कहा जा रहा था कि लोगों तक उस स्पीड में ये नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह ये है कि सोलर पैनल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर भारत में इसका निर्माण हो, और वो निर्माण करेगा एमएसएमई सेक्टर, और एमएसएमई सेक्टर तैयार भी था, लेकिन उसको थोड़ी सी रियायत चाहिए थी, थोड़ा सा सहयोग चाहिए था। उस रियायत और सहयोग के तौर पर क्या इस बजट में ये प्रावधान देखते हैं? मैंने जो बजट के डॉक्यूमेंट्स पढ़े उसमें ये तो खैर मैं पा नहीं पाया हूँ कि इसके लिए डायरेक्ट कोई इंसेंटिव दिया गया है। लेकिन एक चीज़ जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में हुई है कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया गुजरात में शुरू हुआ है और बड़ी मात्रा में शुरू हुआ है। अडानी ग्रुप उसमें इन्वॉल्व है, और मेरे ख्याल से जब तक हम लोग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते
तब तक मेरे ख्याल से इस एरिया में हम लोगों को जो भी उपलब्ध पानी है वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से ये एरिया एमएसएमई सेक्टर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए काफी बड़ी लागत की जरूरत होती है। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है या असेंबली प्रोसेसेस है, इसमें एमएसएमई काफी मात्रा में मदद कर सकता है, क्योंकि सोलर पैनल के अलावा उसके कंट्रोल पैनल्स रहते हैं, उसके बैकएंड के इक्विपमेंट जो रहते हैं वो एमएसएमई बड़ी मात्रा में प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एमएसएमई कैपेबिलिटीज are both the things which are necessary from India's manufacturing sector point of view in general, and particularly in case of renewable energy with respect to solar energy is concerned. जी है। और दूसरा है स्टार्टअप के लिए भी उसी तरीके की घोषणाएं की गई हैं। लोन कवर जो है 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। 10,000 करोड़ के लिए एक नए कोष के निर्माण की भी घोषणा कर दी गई है। तो लगातार ये है कि लोग जो हैं अपने उद्यम की और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के क्षेत्र में हम देख रहे हैं हम लोगों ने लंबी छलांग लगाई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे मैंने बताया कि आई थिंक इस बजट में फोकस किया गया है कि किन किन सेगमेंट्स को टारगेट किया जाए, जो हमको हमारे अचीवमेंट या हमारा जो टारगेट है जीडीपी का, या जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का टारगेट है, और जो हमारा ग्लोबल एक्सीलेंस का टारगेट है, वो कैसे अचीव किया जाए। सो वन ऑफ द वेज टू ग्रो इज़ थ्रू स्टार्टअप्स, राइट। और इसमें आप देखोगे एक जो SC ST 5 लाख लेडीज़ को एज ए एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा है। ये पहली बार ऐसा इस तरह का कोई प्रोविजन रखा गया है, वो एमएसएमई से लिंक्ड है। लेकिन आई थिंक मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि स्टार्टअप, और उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, और लास्ट ईयर भी टैक्सेशन में बेनिफिट्स दिए गए थे स्टार्टअप्स को। सो आइडिया ये है कि हम जितने से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर इंडिया में बना सकें, वो भी एक हमारी पूरी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और आई थिंक इसलिए जो स्टार्टअप सिस्टम इकोसिस्टम है उसको पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, जिस तरीके से भी उसको सपोर्ट दिया जा सके। लेकिन एक और घोषणा भी है इसमें, लेदर स्कीम है, 22 लाख लोगों तक इसका सीधा लाभ उठाएगा। ये इस तरीके की घोषणा आमतौर पर पहले कभी शायद किसी बजट में नहीं हुई है। मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर बजट में सेक्टरल एलोकेशन, स्पेसिफिक सेक्टरल एलोकेशन काफ़ी माइक्रो लेवल पे किया गया है। कई सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो लेट्स से एलोकेशंस है वो अभी तक बजट पेपर में नहीं थे, और वो एनेक्शर में जाने के बाद ही पता चल पाएंगे। लेकिन सेक्टर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में भी, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि ऑयल सीड्स एंड कॉटन, लॉन्ग स्टेपल फाइबर कॉटन, इसमें फोकस रहेगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक, या जैसे अभी हमारे साथियों ने कहा मखाना बोर्ड के बारे में, सो दीज आर बिग स्टेप्स, बिकॉज इफ यू गिव necessary input for a particular sector, then possibility of that sector developing and becoming a leader increases. Similarly, leather products in India also are considered to be one of the one area where both artifacts as well as quality leather products, काफी international sourcing India से होती है कि leather products India में बनते हैं और विदेशी ब्रांड में बेचे जाते हैं। So from that point of view, in order to get the maximum benefit to India, it is necessary to have this kind of sectoral focus, which is I think सराहनीय है ये बिल्कुल इस बजट में। India announced a new scheme providing terms loans up to 2 crore for the first time borrowers, especially women and SC/ST entrepreneurs. Yeah, so aiming to foster inclusive economic growth. Absolutely. And reduce barriers to financing of these groups. Yes. I think access to credit में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आप यदि कमर्शियल बैंक्स के पास जाके यदि आप लोन लेना चाहते हो और आप नए एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके पास क्रेडिट रेटिंग नहीं रहती है, आपके पास कोलैटरल्स नहीं रहते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन यदि सरकारी स्कीम के थ्रू, यदि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू यदि इस टाइप का एक्सेस टू क्रेडिट यदि मिल जाता है, तो उसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लिमिटेड रहती है, दूसरा आपको जो कमर्शियल बोरोइंग्स के नॉर्म्स है, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। एंड मतलब जैसे माइक्रो क्रेडिट है, माइक्रो क्रेडिट कैनॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ union center or state sponsored scheme. Similarly, from an MSME point of view, any let's say scheme which makes credit available in the hands of the entrepreneurs, particularly sectoral entrepreneurs, makes a lot of difference. एक चुनौती रही है बैंकिंग सेक्टर के सामने एनपीए की। एनपीए कंट्रोल हो गया है, क्योंकि एनपीए कंट्रोल नहीं था, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, तो लोन देने में थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, इसलिए भी थोड़ा सा उद्यमी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे।
अब जब एनपीए कंट्रोल में है तो माना जाए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन उपलब्ध होगा। और जो एक व्यवसायीकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपना उद्यम शुरू करने की बात करते हैं, उस और ज़्यादा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। देखिए, बैड डेट्स इज अ रियलिटी, वेदर इट इज इन फाइनेंस सेक्टर और वेदर इट इज इन नॉन फाइनेंस सेक्टर। एनपीए फाइनेंशियल सेक्टर का बैड डेट्स है और एनपीए को कंट्रोल रखना ये एक इंटीग्रल पार्ट है डिसिप्लिन का, ताकि आप देखेंगे कि इंडिया में बेसिकली कमर्शियल लेंडिंग में दो हिस्से हैं। एक तो कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली लेंड करती है और उसमें उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ज़्यादा रहता है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस का ऑपरेशंस एनबीएफसीज जो है, जिनको शैडो बैंक्स कहते हैं हम लोग, शैडो बैंक जो रहती है वो हायर रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों का यदि सुगम मिलाप रहा और ये इन दोनों ने यदि अपने क्रेडिट के जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करके यदि क्रेडिट दे दिया तो डिसिप्लिन रखना आसान है। अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स मार्केट में हमेशा रहेंगे, लेकिन वो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके आपका जो लेंडिंग है वो, क्योंकि लेंड होने वाला मनी जो है लोगों का इन्वेस्टमेंट सेविंग्स है, it is basically people's savings and corporate savings which results into an investable surplus which then is given as loans and advances by the banks, whether it is commercial banks or NBFCs. So from that point of view, maintaining this discipline is very important, and a reduction in NPA is a good sign of maturity of the financial sector of the country, and I think we are moving in that direction. Mr. Jha, shifting your focus to the income tax rebate, which is, it's a big relief to the middle class. So one thing I'd like to understand from you, like if the government puts more money in the hands of common man, where does it get the funds to invest in infrastructure, and how does this impact the fiscal targets? See, that is one mathematics which people are trying to figure out. I was very curious to know. Yeah, so I still don't have the answer, but yeah, people are saying that if there is an outgo on account of tax benefit, and overall, the tax revenue is not growing up more than 10%. Where is the money going to come from? But I think, and the fiscal deficit, how will it remain below 4.5%? So yeah, I'm sure there is a clear provision, because its budget is like, adding up the revenue and deducting the expenditure. I'm sure you go to the fine prints, you will find the answer for it. But आप देखेंगे यदि तो बजट के इनिशियल स्पीच में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चीज कही थी कि सरकार ने जो करना था वो किया है और कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो करना है अभी वो लीडरशिप आपको दिखानी पड़ेगी. Even in the economic survey, there was a big push on the private. Now, the way probably it can work, and it is not necessarily that it works like clockwork, right, is that if you put more purchasing power in the hands of people by reducing their tax liability, then they will spend money on primarily 4 or 5 sectors. They will either buy automobiles, they will buy houses, they will buy fast moving consumer goods, that means consumption बढ़ जाएगा लोगों का, ज़्यादा पिज़्ज़ा खाना शुरू करेंगे लोग, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेना शुरू करेंगे. और मेरे ख्याल से ये चारों सेक्टर्स में काफ़ी अच्छे, 4 या 5 सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट रहेगा. इसके अलावा लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, SIP में भी डालेंगे. सो ये 5 एरिया में मान के चलिए यदि लोगों के पास जो बचे हुए पैसे हैं वो यदि चले जाते हैं, और वो 1 लाख करोड़ रुपए बचे हुए 1 लाख करोड़ रुपए जाते हैं, तो दिस push of demand, in demand-led economics as the economists would like to call it, will result into private sector investing in additional production capacities in those sectors. Right. Currently, because of the international headways as well as a little bit of softness that we have seen in consumption, many industrial houses have held back their investment in additional capacities. So I believe that to some extent, to give a fillip, it is not necessarily that it always works, but in order to give fillip to the production of the country, and in order to increase the investment in productive capacity of the country, it is necessary that the golden path of consumption is shown to the industry. Only then the industry will invest money in productive capacity. And maybe the money will flow back in the form of the taxes for the extra income those corporates make because of this consumption, right? That's the only way it comes. And that's why I was insisting that along with this fiscal initiative which has been taken, or a revenue has been given up to the extent of 1 lakh crore rupees, the lending sector, the financial sector led by the Reserve Bank of India by way of an appropriate monetary policy as well as a softer credit terms, by reducing, let's say, rate of interest, even if it is by 25 basis points or 50 basis points, is going to pave the way for future investment in productive capacity in India. Definitely, we'll get back on that. Let's reactions are pouring in. Let's listen in. Yes. MSME निर्यात
कुछ इंजन बताए वित्त मंत्री ने आज, लेकिन ये कहा कि सुधार सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे लिए अहम है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, और मैं इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का मैं विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा। ये एक ऐसा कंप्लीट बजट जहां पे हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, जहां पे युवा, महिला, किसानों का, एमएसएमई से जुड़े हुए लोगों का, कैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जाए, उस सोच वाला बजट है। गाँव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है, जहाँ पर हर क्षेत्र में कैसे उसको मजबूती दी जा सके, उस सोच के साथ लाया गया ये बजट है। बिहारी होने के नाते मुझे ज्यादा खुशी है इस बजट को लेकर। सवाल पर भी मैं आ रही हूँ, बिहार की आप हमेशा बात करते हैं, यू ऑलवेज से आई एम अ प्राउड बिहारी, और बिहार के उत्थान के लिए आपने काफी काम भी किया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करूँ मैं बिहार की, लेकिन मखाना बोर्ड बन रहा है और एक बड़ा काम बिहार के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए। कैसे देख रहे हैं इस प्रयास? बिल्कुल, एक बिहारी होने के नाते आज मैं ज्यादा खुश हूँ, मंत्री होने के नाते भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मखाना हो, निफ्टम हो, दोनों हमारे विभाग के अंतर्गत आते हैं। बट हाँ, एक बिहारी होने के नाते मुझे खुशी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे में बिहार विकसित राज्य बने, उस दिशा में भी ये बजट बिहार को बल देता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का इसमें जिक्र किया गया, आईआईटी एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया। कोसी की त्रासदी हर बिहारी जानता है, उसके समाधान के प्रावधानों का भी इसमें जिक्र किया गया। साथ ही में मैंने अपने विभाग का जिक्र किया। लंबे समय से विभाग की मांग थी एक और निफ्टम को लेकर। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरे मंत्री बनने के बाद अगला निफ्टम मेरे ही गृह राज्य बिहार में अब खुलने जा रहा है। मखाना, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसको लेकर वहाँ पर बोर्ड के गठन की बात की गई। तो एक बिहारी होने के नाते, मंत्री होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। देशवासियों की तरफ से भी जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स में रिबेट्स दी गई, उसमें बदलावों को इस सोच के साथ उसमें बदलाव किए गए कि कैसे ज़्यादा कमाई हर देशवासी के हाथ में बचे। तो मैं देशवासियों की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। चिराग, आप हमेशा कहते आए हैं कि मैं एक सहयोगी पार्टी हूँ और मेरा काम है सपोर्ट करना, और सपोर्ट सिस्टम के तौर पर मैं हमेशा तैयार हूँ, हनुमान की तरह खड़ा हूँ, ये भी आपने कई बार कहा है। लेकिन हम जब बात करते हैं विजन 2047 की, हम कहते हैं भारत विकसित होगा वर्ष 2047 तक। ऐसे में इस बजट को अगर हम देखें तो कितना बड़ा प्रयास, कितना बड़ा कदम उस विजन को सार्थक करने हेतु? मुझे लगता है विकसित देश की दृष्टि से जब हम लोग मुड़कर देखेंगे 2047 के बाद, तो उसमें इस बजट की भी एक अहम भूमिका होगी। कहीं ना कहीं उस विकसित देश को बनाने की नींव में इस बजट का एक अहम योगदान होगा, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। हमारे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सन टीवी पर। थैंक यू सर, निश्चित रूप से आज एक बहुत बड़ा दिन है। बजट प्रस्तुत हुआ है 2025 और 2026 का एक लक्ष्य। उस लक्ष्य के निर्धारण में अगर हम देखें, जल शक्ति के लिहाज से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? कैसे विकसित भारत में जल शक्ति के लिए फोकस किया जाएगा और काम किया जाएगा? जल के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पहले से बहुत सीरियस भी है और उसका उपाय भी ढूंढ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो समस्या अगर हो सकती है तो जल के लिए ही हो सकती है और जल के कारण ही समस्या हो सकती है। उसी लिए बाढ़ से भी समस्या है, सूखा से भी समस्या है, पीने के पानी की भी समस्या है। तो इस सबको कैसे उसको प्लान किया जाए, उसी लिए उन्होंने 2019 में जब जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जब उसको एकत्रित किया गया, और आज जिस तरह से उसके अंदर जो काम हुआ है कि लगभग 15.44 करोड़ लोगों को घर में पानी दिया गया है। सिर्फ पानी देने से मतलब नहीं है, पानी के साथ उसके परिणाम भी देखना चाहिए कि लगभग 5.5 करोड़ घंटे जो महिला रोज़ पानी लेने के लिए जाती थी, दूर तक बोझ उठा के आती थी, उसको उसमें से मुक्ति मिली है। 5.5 करोड़ घंटे रोज़ के महिला अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन के लिए वो खर्च कर रही है। उसके साथ जो शुद्ध पानी मिला है उसके कारण WHO का रिपोर्ट कहता है कि करीब 4 लाख करोड़ बच्चों की मौत रोक सके हैं। इतनी बड़ी मौत रोक सकना, ये भी बहुत अच्छा काम इसके अंदर हो सकता है। साथ में इसके अंदर WHO का रिपोर्ट कहता है कि 8.4 लाख करोड़ रुपया इसके अंदर जो आरोग्य के लिए लोग खर्च कर रहे थे तो वो भी बचा है। इतनी बड़ी अमाउंट तो आरोग्य में जो खर्च हो रही थी वो बची है। साथ में जो बिन जरूरी दवाएँ जो बच्चों के शरीर में या लोगों के शरीर में जा रही थी, उसकी वजह से बहुत देर से भी मगर उसका रिएक्शन तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो उसमें भी उसके मानव शरीर का बचा हुआ है। तो एक ही काम करने से कितना काम हुआ है, और इसीलिए आज मोदी साहब ने हमारा 2028 तक का जो हमने प्रपोज किया हुआ था 2.8 लाख करोड़ का, वो बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने
घोषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, अगर बात करूं हर घर नल और हर घर जल पहुंचाने की योजना को लेकर, अब तक काफ़ी जगह काम भी हुआ है, दूर दराज के क्षेत्रों में काम हुआ है, लेह लद्दाख जैसे दूर दराज क्षेत्रों में भी काम हुआ है। आगे आपका रोड मैप क्या रहेगा? कहां पर आपके फोकस एरियाज रहेंगे कि वहां तक पानी की उपलब्धता पहुँचाई जाए? छोटे बड़े जो प्रॉब्लम आ रहे हैं कि नल है जल नहीं है, हम उसको 100% नल से जल की जो योजना है उसको पूरा करना चाहते हैं। अभी तक जो 15.44 करोड़ लोगों को घर में पानी मिला है और करीब 4 करोड़ लोगों को पानी और देना है, घरों में पानी देना है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम उनको भी पानी दे दें और शुद्ध पानी दे दें, उसके लिए हमारी कोशिश है। देश के एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सर स्वागत है आपका संसद टीवी पे। कहा जाए कि इस साल का बजट इंक्लूसिव ग्रोथ पर तो फोकस्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस एजुकेशन, इनोवेशन और स्किलिंग पर भी है। चाहे डीप टेक फंड्स की बात की जाए या पीएम फेलोशिप की बात की जाए, एजुकेशन एज अ सेक्टर, एजुकेशन एज अ होल ऑफ मिनिस्ट्री अप्रोच, सर आप इस बजट को कैसे देखते हैं? केवल एजुकेशन नहीं, मैं इस बजट को एक फ्यूचरिस्टिक और भविष्य के लिए एक दूरदृष्टि संपन्न बजट मानता हूँ। इस बजट में जो सारे विषय उल्लेख किया गया है, जो नीति सब बनाई गई है, जिसकी संकेत दिया गया है, उसमें वर्तमान में चलने वाले सारे स्कीम्स के ऊपर कुछ घोषणा किया गया है। समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, पीएम श्री सब तो चलते रहेगा, लेकिन उसके अलावा जिस प्रकार की योजनाएं उसमें से घोषित किया गया है, इसके कारण इस सदी के जो अंतिम 50 साल रहेगा, 2047 हम सबके लिए एक लक्ष्य है। इसकी जो इम्पैक्ट आएगा इस आज जो बजट में सब क्रियान्वयन होगा, क्योंकि आज जो बच्चा जन्म हो रहा है या 5 साल में है या 15 साल में है, इसकी पूरा उसकी पुरुषार्थ 47 के आने वाले 22 साल के बाद वो समाज के नेतृत्व करने वाला है। आज सशक्त आंगनबाड़ी पोषण अभियान 2.0 से लेके उनके लिए अलग बजट प्रोविजन किया गया है। 50,000 नया अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा, स्कूल्स में बनाया जाएगा। भारत की सभी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स को इंटरनेट के साथ जोड़ा जाएगा। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा, भारतीय भाषा के ऊपर जोर दिया गया था, सिर्फ पॉलिसी की वो डॉक्यूमेंट नहीं रहा। इस बार बजट में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम स्कूल में और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषा की पुस्तक बने और डिजिटल बने, इन दोनों के लिए इस बजट में वित्तीय प्रबंधन किया गया है। भारत में इनोवेशन बढ़े, भारत में R&D बढ़े, इसके लिए महत्व दिया गया है। आप देख रहे हैं बजट पर संसद टीवी की खास पेशकश। मेरे साथ हैं जनजातीय मामलों के मंत्री जुआल ओराम जी। सर स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार सर, सबसे पहले अगर बजट के फाइनल पॉइंट्स की बात करी जाए तो महिला, किसान, युवा पर बहुत ज्यादा फोकस है, और वही अगर कहा जाए जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव विकास, सबका विकास की बात कही गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस साल के बजट को? देखिए, ये पहला तो है कि किसान के लिए बहुत फायदामंद है। क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें वो ज्यादा पैसा उठा सकते हैं, और किसानों के लिए बहुत सारे बेनिफिट है उसमें, इंक्लूडिंग यूरिया का से लेके सब उसमें है। दूसरा है कि युवा के लिए भी जो फर्स्ट टाइम और बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, महिला के लिए, जनजाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, इसमें भी काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी अनाउंस किया गया है। उसके साथ साथ आपका खास करके जनजाति का क्षेत्र में जो हम लोग का बजट है वो बढ़ोतरी हुआ है, और उसमें से भी काफ़ी बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। और इनकम टैक्स में भी काफ़ी कंसेशन दिया गया है, इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट लोगों को होगा, खास करके मिडिल क्लास को होगा। तो इसलिए ये बजट बहुत ही बढ़िया बजट है, और ये विकसित भारत जो प्रधानमंत्री बार बार जो घोषणा कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसमें से ये झलक आ रहा है इसमें।
सर, आपके मंत्रालय की बात की जाए तो लगातार बहुत फोकस रहा है, चाहे वो एकलव्य विद्यालय की बात की जाए या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात की जाए। इस बार का बजट आप अपने मंत्रालय के तहत कैसे देखते हैं? ये भी बहुत लाभदायक है और हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। ट्राइबल लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। धरती आबा और जनमन, ये 2 जो स्कीम है, ये 100% सेचुरेटेड होगा। गांव का पूरा विकास होगा, तो इसलिए इसमें हम लोग को बहुत बेनिफिट होगा। सर, चलते चलते विकसित भारत की परिकल्पना है, 2047 तक हमें डेवलप नेशन बनना है। इस बजट को आप कितना सार्थक पाते हैं? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और ये बजट के कारण देश का सबका भला होगा, सबका भला होगा, देश का भला होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जितेंद्र नेगी और कैमरा असिस्टेंट प्रदीप के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी। समय समाप्त हो रहा है, उससे पहले मैं उड़ान योजना के बारे में बात कर लेता हूं, जिसको पंख लगाने का प्रयास किया गया है। 10 साल में 120 नए उड़ान एयरपोर्ट उसका निर्माण करना तय किया गया है और बिहार को भी एक ग्रीन एयरपोर्ट देने का वादा किया गया है। कितना बड़ा फैसला? आई थिंक ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जब आप टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ को आपस में जोड़ते हो और उसके लिए आपके लिए ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाता है। इनफैक्ट दे आर इवन प्लानिंग फॉर हेली पैड्स, हेलीकॉप्टर एंड एवरीथिंग ऑल्सो, नॉट जस्ट दी नॉर्मल एयरलाइन। सो इससे ऑफ कोर्स टूरिज्म सेक्टर तो बढ़ता ही है, यू नो, और जो आपके जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म हैज बिकम अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया एंड आई थिंक दैट्स अ फोकस क्लियरली। उसकी भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जी जी। एंड ऑल्सो जब आप सिटीज़ कनेक्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो, इट्स वेरी इजी टू डू बिजनेस इन दो सिटीज़, राइट? लाइक जीसीसी के लिए बोला गया है कि टियर 2, टियर 3 में एक नया फ्रेमवर्क लाया जाएगा। तो जब सिटीज़ आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, छोटी सिटीज़ आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप सेंटर सेटअप कर सकते हो, आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। तो इसका बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि 120 नए डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे आने वाले टाइम में, और आई थिंक ये ज़रूरी भी है, जिस तरह की हमारी कंट्री है, दिस वाज रिक्वायर्ड। जी, समय समाप्त हो रहा है। एक सवाल मैं पूछने वाला था होम स्टे को लेकर, उसमें मुद्रा लोन के तहत उनको लोन मिलेगा। इस तरीके की ऐसी घोषणाएं की अपेक्षा शायद मुझे लग रहा था कि किसी ने की नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक अलग तरीका, या उसको कह सकते कि विस्तार देने का प्रयास यहाँ सरकार के द्वारा किया गया या वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। एक आखिरी टिप्पणी फिर विदा लेंगे। इकोनॉमिक्स में एक ट्रिकल डाउन थियरी है कि राष्ट्रीय विकास हो जाएगा तो सबके पास विकास पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, इनोवेटिव वेज ऑफ एम्पावरिंग पीपल टू अर्न इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक गिविंग डायरेक्टली अर्निंग पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड particularly small households by way of, let us say, homestay etc, and enabling them to make that homestay very comfortable so that more and more people use homestay is going to make a lot of difference. I think ये जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि डेवलपमेंट स्क्यूड है, सिटीज़ में है, देहातों में नहीं है, इसका ये एक तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत इनोवेटिव तरीका है कि आप डेवलपमेंट के जो तौर तरीके हैं वो देहात में पहुंचा दीजिए, गांवों में पहुंचा दीजिए, टाउन्स में पहुंचा दीजिए, तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। जैसे झा जी ने कहा था कि जब तक आप सड़क नहीं बनाएंगे, जब तक आप रेल रोड नहीं बनाएंगे, जब तक आप एयरपोर्ट्स नहीं बनाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुँच सकती। और जब ये पहुँच जाएगा तो सब लोग बिजनेस करने जाएंगे, टूरिज्म पहुँचेगा वहाँ पे, और इतनी कैपेसिटी यदि हम लोग के पास उस एरिया में अवेलेबल नहीं है तो होम स्टे इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो इट्स डेफिनेटली एन इनोवेटिव वे। लेट अस सी हाउ वी आर एबल टू हार्नेस इट। Definitely, and you know, in this budget there has been focus on simplifying everything for the common man, for everyone. Thank you, Mr. Bhanushali and Mr. Jha, for your valuable insights. Well, viewers, it's time for a short break. Stay tuned on Sansad TV.